ભારત માતા કી। હજી તો આપણે 14 કિલોમીટર જ ચાલીને અહીંયા સુધી આવ્યા છે। આમ અવાજ બુલંદ હોવો જોઈએ, आवाज सबकी बुलंद होनी चाहिए। हम सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती बना रहे हैं, तो आवाज भी सरदार साहब जैसी ही होनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय सरदार, जय सरदार। सरदार वल्लभभाई पटेलनी 150મી जन्म जयंती निमित्ते आयोजित यूनिटी मार्च में आपनी सौनी वच्चे उपस्थित थोड़ीक ज वारमां हमणां आपनी समक्ष आवी रह्या छे एवा आदरणीय महामहिम श्री मनोज सिन्हाजी, मारा साथी सीनियर कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुन मोडवडियाजी, श्री पूनमचंद बरंडाजी, श्री त्रिकमजी छांगा, श्री स्वरूपजी ठाकोर, वडोदरा जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती गायत्रीबेन, अमरा सीनियर नेता पूर्व गृहमंत्री आदरणीय श्री प्रदीपसिंह जाडेजाजी, धारासभ्य जे आ विस्तारना लोकोना दिल पर राज करे, रात दिवस तमारी समस्या, तमने पड़ेली समस्या क्यारे ये दूर ना होय, तमारो बुलंद अवाज बनीने गांधीनगर विधानसभा सुधी तमारो बुलंद अवाज पहोंचाडनार अमारा मित्र श्री शैलेषभाई मेहता अने जेमना मार्गदर्शन में जिला भारतीय जनता पार्टी आपणी सेवा में वडोदरा जिल्लाना नाना मोटा प्रश्न माटे हमेशा जागृत रहे छे एवा श्री रसिकभाई प्रजापति, कलेक्टर श्री अनिलभाई, डीडीओ श्रीमती ममताबेन, श्री ऐश्वर्या दुबे जी और देश भर से पधारे हुए मेरे युवा साथियों को मैं गुजरात की पावन धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन देता हूं। आप सबका गुजरात में बहुत बहुत स्वागत है। सरदार साहेबनी 150મી जन्म जयंती અને આ 150મી जन्म जयंती निमित्ते देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदीजीए सरदार साहेबनी आ 150મી जन्म जयंती ऐतिहासिक रीते उजवવાનો निर्णय लेवामां आवे छे। सरदार साहेबना दूरंदेशी विचारो, देशनी एकता माटे एमना एक पछी एक महत्वना निर्णयो અને આજે દેશને એક રાખવામાં જેમનો સૌથી મહત્વનો ફાળો રહ્યો એવા સરદાર સાહેબના વિચારોને દેશ અને દુનિયા સુધી પહોંચાડવા માટે આ 150મી જન્મ જયંતિ ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું। કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી દેશના દરેક જિલ્લાઓમાં, વિધાનસભાઓમાં, लोकसभा क्षेत्रों में आपड़ा सौना देशना लोखंडी पुरुष सरदार साहेबना विचारों आ देशना युवानों सुधी पहोंचाडवा माटेनी आ ऐतिहासिक यात्राओं आयोजन करवामां आव्युं अने 26મી नवेम्बर थी 6 डिसेम्बर सुधी गुजरातनी धरती पर देशभरना काश्मीर थी लईने कन्याकुमारी सुधीना तमाम राज्योना अलग अलग राज्यना अलग अलग समाजना 150 थी वधु प्रतिनिधिओ जोड़े गुजरातना हजारों लोको करमसद थी केवड़िया सुधीनी यात्राए निकल्या छे अने गुजरातना आ करमसद थी केवड़िया सुधी चारे दिशाए जय सरदार ना नारा गुंजी रहा है। आ यात्रा की शुरुआत करमसद थी थई। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल और भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश प्रमुख श्री जगदीशभाई पंचाल और सौ महानुभावों की अध्यक्षस्थाने आ यात्रा की शुरुआत थई। आ यात्रा माटे छेल्ला अनेक दिवसोथी आपड़ा केंद्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई मांडवियाजी सरदार साहेबना विचारो
આ ગામે ગામ એનું આચરણ કેમ થાય, એ વિચારોથી લોકોના જીવનમાં બદલાવ કઈ રીતે આવી શકે તે માટે और देश भर से पधारे हुए ये मेरे युवा साथियों को सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मिले, वो ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाए समाज के लिए। उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी पिछले कई दिनों से इसकी बैठक भी ली और पिछले 3 दिन तक लगातार वो ये पैदल यात्रा में जुड़े। मैं आज खास तौर पे मेरे गुजरात के सभी युवा साथियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी का भी बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उनका मार्गदर्शन हमें ये यात्रा के लिए उपलब्ध हुआ। गुजरातनी आ यात्रामां अद्भुत उमंग, उत्साह અને સરદાર સાહેબના વિચારો જાણે કે જાગૃત થઈ ગયા। એમના વિચારો મારા અને મારા પછીના જન્મેલા જે યુવાનો છે, અમારી પેઢીઓને, અહીંયા બેઠેલા સૌ વડીલોને બી સરદાર સાહેબ દ્વારા કરેલા કામો, સરદાર સાહેબે દેશ માટે આપેલા યોગદાનોને कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र रूपी दबावी लेवामां आव्या हता। देशना नागरिकोने क्यारेय सरदार साहेबे शुं भोग आप्यो छे, आ देशने एकत्र राखवा माटे एमनी दूरंदेशीना अने एमना एक पछी एक सख्त निर्णयोना हिसाबे આજે આપણે સૌ લોકો એક છે। એ દેશને ક્યારેય અંદાજો ના આવી શકે તે માટે ષડયંત્ર રૂપે સરદાર સાહેબના વિચારો, સરદાર સાહેબની ઉપલબ્ધિઓ, સરદાર સાહેબના નિર્ણયો એ દેશના યુવાનો સુધી પહોંચાડવા જ ના લેવા માટેનું ષડયંત્ર કોંગ્રેસ દ્વારા વર્ષો વર્ષ સુધી ચલાવવામાં આવ્યું। 2014 માં आपड़ा सौनु नसीब सारू छे, मेरे जैसे और मेरे बाद की उम्र के सभी नौजवान आप सब नसीबदार हो कि हमें हमारी जवानी में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी उपलब्ध हुए, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए जिन्होंने अपने लिए नहीं देश के लिए एक के बाद एक निर्णय लिए। और आज देश के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा वो सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती के स्वरूप में यह निकल रही है। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर दर्शन करना चाहते हैं? राम मंदिर में दर्शन करवा कोने कोने जवू छे? कोनी कोनी श्रद्धा राम मंदिर जोड़े जोड़ायेली छे? खूब सरस। आमांथी केटला लोको एवा छे કે જેને પંજાબના ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં જઈને મથું નમાવું છે? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मां वैष्णो देवी के धाम में जाके मां के दरबार में जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं? आपको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि सरदार साहब नहीं होते तो राम मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए, आपके परिवार की श्रद्धा पूरी करने के लिए आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ता और पासपोर्ट पे सिक्का लगा के ही वहां दर्शन करने मिलते। इस प्रकार की परिस्थिति भारत देश में होती। कोईने अंदाजो ना होय कि जो आ देश ने एकत्र राखवा माटे सरदार साहेबे आ कार्य ना कर्યું હોત અને આપણા 565 રજવાડાઓએ જો સરદાર સાહેબના વિચારો જોડે જોડાઈને દેશને એક રાખવા માટે પોતાના રજવાડાઓનો ત્યાગ ના કર્યો હોત તો ક્યા કદાચ આજે અહીંયા જે દેશભરમાંથી 150 યુવાનો અલગ અલગ રાજ્યથી આવ્યા છે ને ભાઈ, એને ગુજરાતમાં આવવા માટે પાસપોર્ટ પર વિઝા લેવો પડતે, એવી પરિસ્થિતિ હશે। આપણા દેશને એક રાખવાવાળા સરદાર સાહેબને આજે વંદન કરવા જોઈએ, આપણે સૌએ નમન કરવા જોઈએ।
અને આ ગામ આજથી 100-200 વર્ષ પછી આ ગામ બી યુનિટી પેડલ માર્ચ જે આજે નીકળી છે ને, આ યુનિટી માર્ચ તમારા ગામમાંથી પસાર થઈ છે ને, 100 વર્ષ પછી લોકો તમને યાદ કરશે સાહેબ. આ ગામ બી ઇતિહાસના ચોપડા પર લખાવાનું છે. કારણ કે કરમસદ થી કેવડિયા સુધીની આ યાત્રા એ ઐતિહાસિક યાત્રા છે ને, એ યાત્રા તમારા ગામમાંથી આજે પસાર થઈ રહી છે. એ માટે સૌ ગ્રામજનોને બી હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આભાર માનું છું. આજે વહેલી સવારથી અમે યાત્રામાં નીકળ્યા છે. 14 કિલોમીટર ચાલીને તમારા સુધી પહોંચ્યા છે. પણ ગામે ગામ સાહેબ જય સરદારના નારા લાગી રહ્યા હતા. હાઈવે પરથી નીકળતા હજારો ગાડીઓ નીકળે, કાચ ખોલીને જય સરદારના નારા લગાડી રહ્યા હતા. આ જોઈને ખૂબ આનંદ થયો કે લોકો આ યાત્રાના સહયોગમાં, યાત્રા જોડે હજારોની સંખ્યામાં જાણે કે લોકો સ્વયંભૂ જોડાઈ ગયા. આજે આખું ગામ જાણે કે અહીંયા આવી ગયું સરદાર સાહેબને ચરણોમાં વંદન કરવા, નમન કરવા પધારેલા. આપ સૌને હું જય સરદાર ને જય સરદાર આપી રહ્યો છું. આપણે આ યાત્રા નિમિત્તે આજે જરૂરથી સરદાર સાહેબના સંકલ્પોને આવકારવાના છે. આ ગામમાંથી યાત્રા પસાર થઈ રહી છે ત્યારે આજે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય તમારે ગામમાં જરૂરથી લેવો જોઈએ. અને એ નિર્ણય તમને જે ગમે એ સરદાર સાહેબના જીવન પરથી નિકાલીને કોઈ બી એક નિર્ણય લઈને આજે આ યાત્રા નિમિત્તે એક સારું કામ ગામની અંદર શું થઈ શકે છે, અમારા સરપંચ સાહેબ અને એમના મિત્રો બધા સાથે મળીને વિચારીને જરૂરથી આ કામને આગળ વધારશે તેવું હું આપને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. ફરી એકવાર મારા સૌ મિત્રો જે યાત્રાની સેવામાં લાગ્યા છે, છેલ્લા અનેક દિવસથી રાત દિવસ જોયા વગર આપ સૌ લોકોએ દેશભરમાંથી પધારેલા આપણા યુવાન સાથીઓની ચિંતા કરી છે. એવા સૌ મિત્રોને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપ સૌ લોકોએ એક યાત્રિકોનું ધ્યાન રાખ્યું છે, એમની ચિંતા કરી છે, તે બદલ બી આભાર માનું છું. અને સૌ ગ્રામજનોનો આભાર માનું છું કે આપ સૌ લોકોએ આ ઐતિહાસિક સ્વાગત કર્યું. હજારો લોકો આજે ગામમાં ભેગા થઈને જ્યારે યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું છે, તે બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. એની સ્મૃતિ વાગોળવાનો મોકો આપ્યો અને છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર સરદાર સાહેબે કરેલા અનેક કામો જે ભૂલાવી દેવામાં આવ્યા હતા, એ માનનીય વડાપ્રધાનના પ્રયાસથી આજે આપણા બધાની નજર સામે સરદાર સાહેબનો ઇતિહાસ પડેલો છે. સમગ્ર જીવન સરદાર સાહેબે આઝાદીની લડાઈમાં નેતૃત્વ કરવા માંગ્યા. અત્યારે ઘણા બધા લોકો એમ કહે કે મેં ત્યાગ કર્યો છે, મેં જીવન સમર્પિત કર્યું છે, પણ સરદાર સાહેબ એવા મહાપુરુષ હતા કે ધીકતી કમાણી છોડીને એ આજે પણ ઇંગ્લેન્ડ જવું, અમેરિકા જવું એ સમૃદ્ધિનું પ્રતીક ગણાય છે. તો જે સમયે દેશ ગુલામ હતો એ સમયે ઇંગ્લેન્ડ ભણવા જવું, ભણીને અહીંયા આવી અને ધીકતી પ્રેક્ટિસ કરવી અને એ પછી એ સમગ્ર સમૃદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એ ખૂબ મોટી વાત હતી. જે ધીકતી કમાણી છોડી અને જેલ જવાનો રસ્તો પસંદ કર્યો, આખી જિંદગી સંઘર્ષ કર્યો, વડાપ્રધાન થવા માટેના તમામ ગુણો સરદાર સાહેબમાં ઉપલબ્ધ હતા. સરદાર સાહેબને વડાપ્રધાન ન બનાવ્યા, પણ જરાય મનની અંદર કડવાશ રાખ્યા વગર દેશે જે જવાબદારી આપી એ જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવી. જીવનના શ્રેષ્ઠ વર્ષો તો જેલમાં ગુમાવ્યા, સંઘર્ષમાં ગુમાવ્યા, પરંતુ શાસન વ્યવસ્થાની અંદર રહેવાનો સમય તો માત્ર 2.5-3 વર્ષ જ મળ્યો. પણ 2.5-3 વર્ષમાં જે સમય મળ્યો એ 250-300 વર્ષની ગુલામીને બદલવાનું કામ સરદાર સાહેબે કર્યું.
આ 3 વર્ષની અંદર અંગ્રેજો જે વારસો આપીને ગયા હતા, જતા જતા પણ દેશના ટુકડા કરીને ગયા. ભારત પાકિસ્તાનની વચ્ચે ટુકડા કર્યા અને ભારતની અંદર જેટલા 565 જેટલા જે રજવાડાઓ હતા એને બધાને સ્વતંત્ર કરીને ગયા. એવો મેન્ડેટ આપીને ગયા કે આ રજવાડાઓએ સ્વતંત્ર રહેવું હોય તો સ્વતંત્ર રહી શકે, ભારતની અંદર જોડાવવું હોય તો ભારતની અંદર જોડાઈ શકે, પાકિસ્તાનની અંદર જોડાવવું હોય તો એની સાથે પણ જોડાઈ શકે. ખૂબ અઘરો ભૂગોળ આપણે બધાને આપીને ગયા, પણ માત્ર 1 વર્ષના ગાળાની અંદર સરદાર સાહેબે આ રજવાડાઓનો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો અને કુનેહથી ભારતનો વર્તમાન નકશો બનાવ્યો. કદાચ એક પેઢી વહી જાય તો પણ આ નકશો ન બની શકે એવો નકશો ભારતની અંદર આપી અને સરદાર સાહેબ કહ્યા. માત્ર એટલું કર્યું એટલું જ નહીં, પરંતુ જે વ્યવસ્થા આપીને અંગ્રેજો ગયા હતા એ વ્યવસ્થાની અંદર ભારત એક તાંતણે બંધાઈ જાય એટલા માટે ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસીસ IAS, IPS, IFS એ આપીને ગયા કે જે કાયમી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આ દેશની અંદર એક વ્યવસ્થા કાયમી ધોરણે જળવાઈ રહી, વહીવટી વ્યવસ્થા એ માળખું આપીને આપણે બધાની વચ્ચે ગયા. દેશની અંદર સાંસ્કૃતિક જાગરણનો સમય હતો, પરંતુ એ વખતે બીજા નેતાઓમાં ઈચ્છા શક્તિ નહોતી. સરદાર સાહેબ જુનાગઢ આવ્યા અને જુનાગઢથી સોમનાથ ગયા. સોમનાથની અંદર પ્રતિજ્ઞા કરી કે આ જે આપણું સોમનાથનું મંદિર છે એનો પુનરોદ્ધાર કરીને જ જંપીશ. આજે વર્તમાનમાં જે સોમનાથનું મંદિર છે એ સરદાર સાહેબના સંકલ્પનું પરિણામ છે. આ સરદાર સાહેબે આપણને અનેક વ્યવસ્થાઓ આપી. જીવનની અંદર જ્યારે એ સંઘર્ષ કરતા હતા અંગ્રેજોની સામે, ત્યારે ખેડૂતોની આંદોલન હોય, મજૂરોનું આંદોલન હોય કે ક્યારેક વ્યવસ્થા બનાવવાની વાત પોતાના ભાગમાં આવી હોય તો એ સરદાર સાહેબે સુપેરે નિભાવી. સરદાર સાહેબ એના જીવનની અંદર આજે કદાચ કોઈ એનું મ્યુઝિયમ જોવા જઈએ તો ખબર પડે કે સાદગી કોને કહેવાય. એનામાંથી આ નવી પેઢીએ, જે લોકો આપણે બધા જ આઝાદી પછી જન્મેલા લોકો છે, જેણે આઝાદીની અંદર લોહી પસીનો વેવડાવવાનું ભાગમાં નથી આવ્યું, તો નરેન્દ્રભાઈએ આપણને સંકલ્પ આપ્યો છે કે 2047ની અંદર જે ભારત છે એ વિશ્વની અંદર વિકસિત ભારત તરીકે ઉભરવાનું છે. અને વિકસિત ભારત તરીકે આપણે બધાએ ઉભરવું હશે તો સૌએ પરસેવો પાડવો પડશે. અને એના માટે આપણે સૌએ આત્મનિર્ભર બનવું પડશે. અને આત્મનિર્ભર એટલે સ્વદેશીને અપનાવવી પડશે. આ જે ગ્લોબલ ચેન્જીસ આવ્યા એમાં સ્વદેશીની વ્યાખ્યા પણ આપણા પ્રધાનમંત્રીએ નવેસરથી કરી છે કે જે વસ્તુમાં બનાવવાની અંદર ભારતના લોકોનો પરસીનો હોય એ સ્વદેશી ગણવાની છે. મૂડીરોકાણ બહારનું ભલે હોય પણ પરસેવો આપણો હોય તો એ આપણે બધાએ અપનાવવાની છે. દેશનો ખેડૂત હોય, દેશનો શિક્ષક હોય, દેશનો પોલીસ હોય, દેશનો મજદૂર હોય, દેશનો વિદ્યાર્થી હોય, આપ તમામે જે જગ્યાએ કામ કરે છે કામ નિષ્ઠાથી કરીએ તો હું માનું છું કે સાચી દેશ સેવા આપણા બધા માટે સાચી देश सेवा गणासे. प्यारे जो भाई बहन हमारे दूसरे राज्य से आए हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये यात्रा है सरदार साहब की जन्म कर्मभूमि करमक्षेत्र से शुरू हुई है और सरदार साहब की स्मृति भूमि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने बनाई है, एक केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ तक जा रही है. आप बाहर से आए हुए हैं, एक दफ़ा आप जरूर
ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाइए, जंगल में कैसी तरह मंगल खड़ा कर सकते हैं, जिसमें एक संकल्प लेने की और संकल्प पूरा करने की क्षमता है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जब तय करते हैं कि हमें कुछ करना है, तो उसका कोई एग्जाम्पल है एक, तो वो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। दुनिया में कई स्टैच्यू बने हुए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी कोई स्टैच्यू है तो ये सरदार साहब की है। इतना ही नहीं, वहाँ जो इकोसिस्टम बनाई गई है हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच, और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वहाँ की जो इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहाँ के परिवारों को, ये आपको जरूर वहाँ देखना चाहिए। और हम सब इस पवित्र मौके पर संकल्प लें कि हम सब निरोगी रहें। निरोगी रहने के लिए हम सब निर्व्यसनी बने, व्यसन से दूर रहे। खास करके हमारे युवा भाई बहन आए हुए हैं, वो ऐसा संकल्प ले। हमारे जो किसान भाई आए हुए हैं वो अच्छी कृषि करके ज़्यादा धान पकवा यहाँ बो के वो देश का अन्न का भंडार भरे रहे। प्रामाणिकता से व्यापारी है वो व्यापार करे, और सब लोग देश की सेवा में जुड़ के अपने परिवार को मजबूत करें, खुद को मजबूत करें और साथ साथ देश को भी मजबूत करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज ये यूनिटी मार्च में जुड़ने का मुझे भी मौका मिला। जीवन भर ये याद रहेगा, आपको भी याद रहेंगे कि जब सरदार साहब का 150वां जन्म जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी यूनिटी मार्च में उसका स्वागत करने का, उसमें जुड़ने का हम सबको मौका मिला था। हम सब सद्भागी है। તમારા બધાનો આ તકે આભાર માની અને આ યાત્રામાં તૈયારી માટે આપણા કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી ડૉક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાએ 2 મહિનાથી તૈયારી કરતા હતા। એમની સાથે વહીવટીતંત્ર, માય ભારતની ટીમ અને બધા જ કાર્યકર્તાઓ, સંગઠનના આગેવાનો બધાની ખૂબ મહેનત રહેલી છે। એમને ધન્યવાદ આપી મારી વાત પૂરી કરું છું। ભારત માતા। अर्जुन भाई मोडवाड़िया जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के मंत्री आदरणीय विकास भाई छांगा जी, माननीय जसू भाई राठवा साहब, माननीय सलेश महतो जी, जगदीश भाई प्रजापति जी, श्रीमती गायत्री महिला जी, माननीय अनिल धामेलिया जी, भरत भाई, सभी सम्माननीय बंधुओं, सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, नौजवान मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली करमसाद से एकता नगर की पदयात्रा में आज आपके गांव में मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में शीश नवाता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय की वजह से मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित यह पदयात्रा सरदार साहब के आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों और उनकी शिक्षा पर चलने का एक संकल्प है। यह पदयात्रा भारत निर्माण के सामूहिक संकल्प का भी एक प्रतीक है। यह पदयात्रा युवा ऊर्जा के साथ विकसित भारत के निर्माण को गति देने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। यह पदयात्रा इस सदी को भारत की सदी बनाने की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। यह पदयात्रा सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और समता के दर्शन को साकार करने का प्रतीक है।
आज अगर भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने में गौरव महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे सरदार पटेल के आदर्श और उनके विजन की सबसे बड़ी ताकत रही है। आज अगर भारत विविधता में एकता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी और उपलब्धि मानता है तो उसके पीछे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्मित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प ही है। आज अगर भारत की परंपराओं, संस्कृतियों और विरासत को समृद्धि के एक ही धागे में देख करके स्वाभिमान अगर हम में पैदा होता है तो उसके पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी दृढ़ता है। आज अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय मानस एक होकर विकास धारा के साथ प्रवाहित हो रहा है तो उसके पीछे भी सरदार पटेल का साहस है। सरदार पटेल को मैं भारत का आत्मविश्वास, भारत का स्वाभिमान, भारत का पराक्रम और भारत का पुरुषार्थ मानता हूँ। हमारे यहाँ भगवत गीता में कहा गया, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद पदुद्यथा यदि भा सदृशी यसा स्याभदा सतस्त महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के तेज की बराबरी न कर सके। उस भावना से अगर देखा जाए तो भारत माता के मस्तक पर शोभित तारों में सबसे चमकता हुआ तारा सरदार पटेल ही दिखाई पड़ते हैं और एक संत की तरह सूर्य की शक्ति के द्वारा उन्होंने भारत की 562 रियासतों को भारत में विलय कराकर ये सुनिश्चित किया कि एक आजाद, मजबूत और विशाल लोकतंत्र विश्व में अपनी प्रतिष्ठा पुनः कायम कर सके। एक बार यरवदा जेल में सरदार पटेल से महात्मा गांधी जी ने पूछा कि राष्ट्र की स्वाधीनता के पश्चात आप कौन सा पद लेना चाहें। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो उत्तर था, उन्होंने कहा कि मैं साधु बनना पसंद करूंगा। सरदार पटेल का यह जवाब इस बात का प्रमाण है कि उनके शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण भारत की स्वाधीनता और उसके उत्कर्ष के लिए उन्होंने समर्पित किया। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण, निस्वार्थ कर्मठता तथा कुशल संगठन शक्ति के बल पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अखंड भारत का सपना हकीकत में तब्दील हो सके। आज वडोदरा की इस पुण्य भूमि पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर सरदार पटेल न होते तो शायद भारत का भूगोल खंडित हो गया होता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरदार पटेल के अलावा उस समय किसी अन्य व्यक्ति के भीतर वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी जो विभिन्न रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत को एक बना के रख सकता था। अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की कहानी भी कुछ और ही होती। मैं ये भी मानता हूँ कि सरदार पटेल के साथ अगर सरदार पटेल के पास अगर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी उस समय रही होती तो शायद 6 दशकों से भी ज़्यादा समय तक वह समस्या नहीं बनी रहती जो वहाँ के लोगों ने झेली है। पत्रकार और लेखक दुर्गादास जी ने लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, ही वॉज एसेंशियली ए मैन ऑफ एक्शन एंड हिज फिलॉसफी इन लाइफ may be in the words, why not create history rather than waste time writing it। वह मूलतः कर्मठ व्यक्ति थे और उनके जीवन दर्शन को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, इतिहास लिखने में समय बर्बाद करने के बजाय उसका निर्माण क्यों न किया जाए। और सचमुच में सरदार पटेल ने एक नया इतिहास रच करके दिया। जम्मू कश्मीर को सीधे तौर पर जिम्मेदारी न संभालने के बावजूद सरदार पटेल ने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे। शुरुआत से ही सरदार पटेल ने कह दिया था कि हम जम्मू कश्मीर की 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान को नहीं देंगे। और सरदार पटेल के शब्द थे, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कश्मीर की 1 इंच भूभाग भी किसी और को नहीं देंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था, हमें कभी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं जाना चाहिए था। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में अपने भाषण के दौरान सरदार पटेल ने यह भी कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान हैदराबाद की तरह ही किया जा सकता था। एच.वी. कामत ने अपनी पुस्तक में लिखा है और मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं आपके बीच। सरदार पटेल ने एक बार अपनी आवाज में उदासी के भाव के साथ मुझसे कहा था कि अगर जवाहरलाल जी और गोपाल स्वामी अयंगर ने कश्मीर को अपना निजी क्षेत्र न बनाया होता और उसे मेरे गृह और राज्य विभाग से अलग न किया होता तो वे इस मुद्दे को उतने ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से निपटाते जितना उन्होंने हैदराबाद समस्या को पहले ही निपटा दिया था। जम्मू कश्मीर के लिए तत्कालीन सरकार के मुखिया स्पेशल प्रोविजन के पक्ष में थे, लेकिन सरदार साहब उसके विरोध में थे और उन्होंने कहा भी कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमता क्या है, और अगर उस ताकत पर हमें स्वयं विश्वास नहीं है तो हम एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व के लायक नहीं रह जाएंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि सरदार पटेल ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात उस समय भी रखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से जुड़े विषय भी उनके मंत्रालय के द्वारा देखा जाए। जो समस्याएं, चुनौतियां हैं, उन्हें देश की अन्य रियासतों की तरह ही सुलझा लिया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय के मुखिया और उनके इशारे पर चल रहे गोपाल स्वामी को यह मंजूर नहीं था। 23 दिसंबर 1947 को सरदार पटेल को लिखे पत्र में उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्पष्ट किया था कि जम्मू कश्मीर का मसला सरदार साहब के अधीन नहीं है और उन्हें सिर्फ उठाए गए कदमों की जानकारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा वह स्वयं कोई निर्णय नहीं कर सकते। सरदार पटेल ने उसी दिन मंत्रिमंडल छोड़ने का विचार किया था, लेकिन वो पत्र भेजा नहीं गया और सरदार साहब को मनाया गया कि वो ऐसा न करें, ऑफिशियली उस पत्र को न भेजें। उस पत्र का ड्राफ्ट आज भी मौजूद है, जो इस बात को बताता है कि अगर जम्मू कश्मीर का मुद्दा सरदार साहब के हाथों में होता तो भारत का इतिहास और भारत का भूगोल कुछ और होता। मैं एक और बात उद्धृत करना चाहता हूं ताकि नई पीढ़ी इतिहास को सही तरीके से समझ सके। नेहरू जी ने हैदराबाद के मसले पर भी कुछ इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और हैदराबाद के निजाम की सेना पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर उसका भारत में विलय कराने में उन्हें सफलता मिली। डीपी मिश्रा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैबिनेट मीटिंग में नेहरू जी ने कहा था कि हैदराबाद में बल प्रयोग उचित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कोलकाता पर हमला कर देगा। तब भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू जी की बात काटते हुए कहा था कि अगर हैदराबाद का पूर्ण विलय हो जाता है और पाकिस्तान कोलकाता पर हमला करता है तो बंगाल के लोग दुश्मन का डटकर मुकाबला करने और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। के मुंशी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि निजाम के खिलाफ कार्रवाई के ठीक एक दिन पहले भारत के उस समय के डिफेंस कमेटी की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में सरदार साहब की सैन्य कार्रवाई के निर्णय की आलोचना भी की गई। वहां यहां तक कहा गया कि आगे से हैदराबाद का सारा काम अब सरदार साहब नहीं देखेंगे और निर्णय सर्वोच्च पद से लिया जाएगा। लेकिन सरदार साहब उस बैठक में शांत रहे। उनका संकल्प पक्का था, इच्छा शक्ति दृढ़ थी और हैदराबाद का पूर्ण विलय सैन्य कार्रवाई के द्वारा हो गया। वी शंकर ने लिखा है कि हैदराबाद विलय के पश्चात कई लोगों ने उसका श्रेय लिया जो कहीं से उचित नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय में रुचि नहीं थी, भारत की एकता और भारत की अखंडता में रुचि थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के इन तथ्यों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जम्मू कश्मीर का मसला भी सरदार साहब के पास रहने दिया गया होता तो हैदराबाद की तरह जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण एकीकरण भारत के साथ आज से 7 दशक पहले हो गया होता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना निश्चित रूप से साकार हुआ होता।
आज मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित युवाओं से कहना चाहूँगा, कश्मीर, हैदराबाद और सरदार के विषय में जब भी चर्चा होगी भविष्य में, तो इस बात को बराबर ध्यान रखिएगा कि उनकी दुर्दम्य आकांक्षा की वजह से ही भारत आज 7 दशक में एकता के साथ इतनी तरक्की कर पाया है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इतिहास को बदलने का काम किया और भारत के भूगोल को भी बदला, और मैं चाहूंगा कि वही संकल्प और शक्ति भारत के युवा, भारत के नौजवानों में निश्चित रूप से रहे। सरदार साहब सदैव चाहते थे कि भारत के मुकुटमणि के रूप में जम्मू कश्मीर समृद्ध हो। मैं मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस अधूरे सपने को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से पूरा करने का काम किया। जब 5 अगस्त 2019 को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया और लंबे इंतजार के बाद पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और फिर एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प को पूरी तरह से साकार किया। सरदार पटेल के जीवन का लक्ष्य था समस्त राष्ट्र में एकता की भावना का विकास। इसके साथ ही उन्होंने जीवन भर न्याय और समानता के आदर्शों के प्रसार के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर में सचमुच यह व्यवस्था स्थापित करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों के लिए विकास, सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण जीवन जीने का समान अवसर उपलब्ध कराने में भी सफलता पाई है। और आज मैं यहाँ इस सभा में कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता और आशा के नए युग की शुरुआत हुई। कई दशकों से चल रहे आतंकवाद और अलगाववाद पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। अब वहाँ कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, पाकिस्तान के इशारे पर कोई बंद और हड़ताल नहीं होती। आतंकवादियों के जितने आला कमांडर थे, चाहे जिस तंजीम के हैं, उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कुछ लोग अगर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। संस्कृति और परंपराएं पुनः पुनर्जीवित हुई हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन से वहाँ के विकास की परियोजनाओं में भी काफी तेजी आई है। आज इस अवसर पर मैं सरदार पटेल के उस स्टेटमेंट को याद करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि एकता के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। मैं विशेष रूप से नई पीढ़ी के युवाओं से कहना चाहता हूँ, एकता किसी समाज या राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और मैं मानता हूँ कि एकता के 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं: साझा मूल्य, साझी पहचान और एक समान उद्देश्य। ये 3 पिलर्स सच्ची एकता का भवन निर्मित करते हैं। जो देश वास्तव में एकजुट हैं वो न सिर्फ अपने विकास के लिए संसाधन जुटा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से त्याग कर सकते हैं, चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं, बल्कि उन तत्वों को भी एकता की ताकत से नस्तनाबूद कर सकते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इस एकता की ताकत का प्रतिबिंब मैं नहीं, हम के भाव में स्पष्ट रूप से नजर आता है। जब पूरा समाज एकजुट होता है तब लगता है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब हम की ताकत से आपसी विश्वास पैदा होता है, अपराध कम होते हैं, रूल ऑफ लॉ का शासन होता है। मैं ये भी मानता हूं कि एकीकृत समाज विकास की गारंटी है। एकीकृत समाज ही शौर्य का परिचायक है, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाहरी खतरों से मुकाबला करना। दोनों परिस्थितियों में सामाजिक एकजुटता किसी सैन्य हथियार से कम ताकतवर नहीं होती। अगर कोई राष्ट्र एकजुट है तब कम संसाधन के बावजूद अपने से बड़े राष्ट्र को हरा सकता है। यही नहीं, एकता और आंतरिक सामंजस्य ये सुनिश्चित करता है कि समाज में साइंस, आर्ट, इनोवेशन, इन तीनों को बढ़ावा मिले और आपसी द्वेष की बजाय समाज की ऊर्जा सृजन के काम में लगे। इसलिए वडोदरा की सभा में मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहूँगा कि समाज के हर एक वर्ग में आंतरिक सामंजस्य स्थापित हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सरदार पटेल की जिस महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं
उसका जीवंत बोध हो, ताकि समान उद्देश्य से हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ें भी और दूसरों को भी प्रेरित करें। साथियों, में मेरा मानना है कि राष्ट्र के विकास के लिए 5 पिलर्स, रूल ऑफ लॉ, राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक सामंजस्य, मेरिटोक्रेसी और एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल, सामाजिक आर्थिक समता तथा गुड गवर्नेंस, ये नितांत आवश्यक है। इन 5 पिलर्स का मुख्य आधार हमारी एकता है। इतिहास गवाह है कि कोई भी समाज इन 5 पिलर्स और उसकी नींव में मौजूद एकता के बगैर वास्तव में प्रगति नहीं कर सका है। प्रगति के लिए प्रतिदिन करोड़ों लोगों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए एकता को मैं राष्ट्र का अदृश्य नहीं दिखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मानता हूं, जो निरंतर हमारी प्रगति को सुनिश्चित करता है। इसी एकता के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 300 समाप्त करने के अलावा 1 नेशन 1 टैक्स के रूप में जीएसटी लागू किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के द्वारा ये सुनिश्चित किया कि अगर कोई गरीब व्यक्ति दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तब भी सुगमता से उसे उसका अधिकार मिले और एकता का भाव भी मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड द्वारा भी ये सुनिश्चित किया कि सामान्य नागरिक को देश के किसी भी कोने में स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, ताकि एकता का मंत्र उसकी चेतना का अहम हिस्सा बन सके। आज अगर मध्य प्रदेश का कोई नागरिक वडोदरा में काम कर रहा है तो उसे राशन भी मिलेगा और आयुष्मान कार्ड से उसके स्वास्थ्य को सेवा भी मिलेगी। दशकों तक देश के अलग अलग राज्यों में बिजली सप्लाई की अलग अलग लाइनें थी। एकता के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 ग्रिड के संकल्प को भी साकार किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया मिशन, गति शक्ति, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम, हर घर तिरंगा, वंदे मातरम, काशी तमिल संगम, मेरी माटी मेरा देश, ऐसे अनेक कार्यक्रम और आयोजनों ने देश की एकता को मजबूत बनाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी सपनों को साकार किया है जो सरदार साहब ने कभी देखा था। आज की पदयात्रा में अपनी बात पूरी करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती के साथ साथ पूरा देश वंदे मातरम का भी 150वां वर्ष मना रहा है। आपके बीच ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू कश्मीर की कुल आबादी देश की आबादी की महज 1% है, लेकिन अभी जो नेशनल रैंकिंग के परिणाम आए उसमें जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहले नंबर पर है और जो टॉप 10 सर्वोच्च जिले हैं उसमें 9 जिले जम्मू कश्मीर के हैं और देश का पहला जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो भी किश्तवाड़ जिला, वो भी जम्मू कश्मीर का है। तो ये 370 हटने का परिणाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का परिणाम है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आने वाले 22 वर्ष हम सबके लिए, पूरे भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तभी हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष 2047 में मनाएंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का हमारा सपना भी पूरा होगा। इन 2 दशकों में हम सभी को एकता के मंत्र के द्वारा सामाजिक सामंजस्य को प्राथमिकता देकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। भारत के निर्माण को गति देनी है और 21वीं सदी भारत की सदी बने, इसके लिए हम सबको जुट जाना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए इस पवित्र दिन पर, इस यात्रा में हम संकल्प लें कि हम प्राण से जुट करके 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और 21वीं सदी भारत की सदी बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को पूरा करने में जुटेंगे। यही निवेदन करते हुए मैं आप सबके प्रति